हेलो एवरीवन। एमएस वर्ड के पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेबल के बारे में जाना था। टेबल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टेबल के कुछ ऑप्शंस के बारे में देखा था। अब हम उसके आगे शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड के टेबल में हम लोगों ने लेआउट टैब में डिलीट के चारों कमांड्स के बारे में यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया था। अब इसके आगे हम लोगों का ऑप्शन है इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। पहला ऑप्शन है इंसर्ट एबव। तो इसे जानने के लिए पहले हम लोग अपने सेल्स में कुछ फिल कर लेते हैं। ए बी सी अब अगला हम लोग का पहला ऑप्शन है इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव का मतलब कि अगर हमें अपने किसी रो के ऊपर एक नए रो को इंसर्ट करना है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सेकंड रो और फर्स्ट रो के बीच में सपोज एक नए रो को इंसर्ट करना हो, तो हम सेकंड रो के किसी भी कॉलम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे इंसर्ट एबव पर। जैसे ही हम लोग इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए और सी दोनों के बीच में, दैट मीन्स कि फर्स्ट रो और सेकंड रो, इन दोनों के बीच में एक नया रो खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो इंसर्ट एबव का मतलब होता है अगर हमें किसी रो के ऊपर एक नए रो को इंसर्ट करना हो तो हम लोग इंसर्ट एबव कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इंसर्ट बिलो, अगर हमें किसी रो के नीचे एक नए रो को इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट बिलो का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जिस रो के नीचे हमें नए रो को इंसर्ट करना है उसके किसी भी कॉलम पे हम लोग क्लिक कर देंगे। सपोज हम लोग इस रो के थर्ड रो के सेकंड कॉलम पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया, किसी भी कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करेंगे इंसर्ट बिलो, तो ये हमें नीचे एक नए रो को इसने इंसर्ट कर दिया, एक ब्लैंक रो को। इंसर्ट लेफ्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें किसी कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक नए कॉलम को इंसर्ट करना हो तब हम लोग इंसर्ट लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज कि हमें सेकंड कॉलम के पहले एक नए कॉलम को इंसर्ट करना हो, तो जिस कॉलम के पहले हमें नए कॉलम को इंसर्ट करना है हम उसे किसी भी रो पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे इंसर्ट लेफ्ट पर। तो देखिए कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक नया कॉलम, एक नया ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो चुका है, उतने ही रो का जितने रोज हमारे टेबल में हैं। ठीक उसी तरीके से इंसर्ट राइट, अगर हमें अपने किसी कॉलम के राइट हैंड साइड में एक नए ब्लैंक कॉलम्स को इंसर्ट करना हो उतने ही रोज के जितने रो हमारे टेबल में हैं, तो हम उस कॉलम के किसी भी रो पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे इंसर्ट राइट। तो देखिए कि हमारे उस कॉलम के राइट हैंड साइड में एक नया ब्लैंक कॉलम उतने ही रोज का इंसर्ट हो चुका है जितने रोज हमारे टेबल में हैं। तो इंसर्ट का हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल देखा। तो बेसिकली इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है न्यू रोज एंड न्यू कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट एबव, किसी एग्जिस्टिंग रो के ऊपर अगर हमें एक नए ब्लैंक रो को इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट एबव। इंसर्ट बिलो, अगर हमें एग्जिस्टिंग रो के ठीक नीचे एक नए ब्लैंक रो को इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट बिलो। इंसर्ट लेफ्ट, अगर हमें एग्जिस्टिंग कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में एक नए ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट लेफ्ट। और इंसर्ट राइट, अगर हमें एग्जिस्टिंग कॉलम के राइट हैंड साइड में एक नए ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट राइट। आज इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो इंसर्ट insert above below left right, okay. Insert above, it is used to insert a new blank row above the existing row. Insert below, it is used to insert a blank row below the existing row. Insert a new blank row. Insert left, it is used to insert a new blank column to the left hand side of an existing column
of insert right. It is used to insert a new blank column to the right hand side of an existing column. Steps to insert rows and columns. New rows and columns. Click in the row or column after or before which you want to insert row or column. Click on Layout tab and click on any insert option as per your requirement. तो ये हमारे सिंपल से ऑप्शंस हैं किसी भी नए रो या नए कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए, चाहे वो रोज को इंसर्ट करना हो किसी एग्जिस्टिंग रो के ऊपर या नीचे, या कॉलम्स को इंसर्ट करना हो किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के पहले या बाद में। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करने के। अगला हमारा ऑप्शन है मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स एंड स्प्लिट टेबल। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है। मर्ज सेल, मर्ज का मतलब होता है मिलाना, यानी दो या दो से अधिक सेल को अगर हमें एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मर्ज सेल का। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सपोज हमें किसी दो सेल को मर्ज करके सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमें किन्हीं, तो अभी यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है, यानी ये जो ऑप्शन है वो डिजेबल्ड है। तो ये ऑप्शन डिजेबल्ड इसलिए है क्योंकि मर्ज करने के लिए कम से कम दो सेल्स का सेलेक्ट होना ज़रूरी है, और अभी यहाँ पर कोई दो भी सेल सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही हम लोग यहाँ की इन्हीं दो सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि देखिए हमने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करते ही ये जो मर्ज सेल का ऑप्शन है ये खुद ब खुद इनेबल हो गया। फिर से देख लेते हैं, अभी हम लोग इस सिलेक्शन को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करते ही हम लोगों का ये जो बटन है, ये जो कमांड है मर्ज सेल, ये देखिए डिजेबल्ड है। अभी यहाँ पर कितने भी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम लोग किसी दो सेल को, कम से कम दो सेल को सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारा ये जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है, वो इनेबल हो जाता है, और इस पर क्लिक करते ही ये जो दो अलग अलग सेल्स हैं ये कन्वर्ट होकर सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए क्लिक करते ही ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। तो मर्ज सेल का इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर देन टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। ये दो या दो से ज़्यादा सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने इन 4 सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और हम क्लिक करते हैं मर्ज सेल पर, तो देखिए मर्ज सेल पे क्लिक करते ही ये जो हमारे 4 सेल्स थे इसको कन्वर्ट करके सिंगल सेल में ज्वाइन करके इसने सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो मर्ज सेल का इस्तेमाल किया जाता है दो या दो से ज़्यादा सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करने के लिए। अगला हमारा ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल मर्ज सेल का जस्ट अपोजिट। जिस तरह से मर्ज सेल ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही स्प्लिट सेल्स को मल्टीपल सेल में तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मर्ज सेल इज यूज्ड टू ज्वाइन मल्टीपल सेल्स इनटू अ सिंगल सेल, जबकि स्प्लिट सेल इज यूज्ड टू ब्रेक अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स। ये सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एक सेल है, हम चाहते हैं कि हम इसे मल्टीपल सेल्स में ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो जिस सेल को हमें ब्रेक करना हो उस सेल पे क्लिक करेंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। स्प्लिट सेल पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और पूछेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज में इसे हमें स्प्लिट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम इसे सपोज 3 कॉलम्स और 2 रोज में हम इसे स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी जो सिंगल सेल है इसे हम 3 कॉलम, यानी यहाँ पर ही हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर 3 कॉलम बन जाए और 2 रो बन जाए। तो हमने यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स में लिख दिया 3 और नंबर ऑफ रोज में हमने लिख दिया 2 और क्लिक करते हैं ओके पर।
तो ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए ये जो सिंगल सेल है ये 3 कॉलम्स और 2 रोज में स्प्लिट हो चुका है। तो स्प्लिट सेल का इस्तेमाल किया जाता है सिंगल सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, और मर्ज सेल का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल में कन्वर्ट करने के लिए। और तीसरा हम लोगों का है स्प्लिट टेबल। ये एक टेबल को 2 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो करंट अभी हमारा टेबल है 1 2 3 4 5, ये 5 रोज का हमारा ये टेबल है। रिक्वायरमेंट ये है, सपोज कि हमें इस टेबल को यहाँ से स्प्लिट करना है, जहाँ पर सी लिखा हुआ है यहाँ से हमें इस टेबल को स्प्लिट करना है। 2 टेबल्स की ज़रूरत थी, लेकिन एक्सीडेंटली एक सिंगल टेबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, इंसर्ट कर लिया। तो अब इसके डेटा को फिर से अलग अलग टेबल में करने के लिए हमें 2 अलग अलग न्यू टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इस टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो टेबल को जहाँ से स्प्लिट करना हो, जिस रो से स्प्लिट करना हो, हम उस रो पे किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और अगेन क्लिक कर देंगे स्प्लिट टेबल पर। जैसे ही हम लोग स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ये 2 रोज की टेबल अलग हो जाएगी और ये 3 रोज की टेबल अलग हो जाएगी। यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए कि ये 2 रोज की टेबल अलग हो गई और 3 रोज की एक नई टेबल यहाँ पर ये अलग हो गई, यानी कि टेबल आपस में ये स्प्लिट हो गए, ये अलग अलग हो गए। लेकिन ध्यान रहे कि हम 2 अलग अलग टेबल को मर्ज नहीं कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल का हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन मर्ज टेबल का ऑप्शन MS वर्ड में नहीं होता है। तो इस हम लोग सिर्फ टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन सेल्स को हम लोग मर्ज भी कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। मर्ज सेल, it is used to join 2 or more than 2 cells into a single cell. Steps to merge cell: select the cells you want to merge, click on layout tab, click on merge cells। अगला है split cells। It is used to break a single cell into multiple cells। Steps to split cells: split cell, not cells। Click in the cell you want to split, click on layout tab, click on split cell। A dialog box will appear, select the number of rows and columns, click on OK। और तीसरा हमारा है स्प्लिट टेबल। इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक द टेबल इनटू 2 टेबल्स। एक टेबल को 2 टेबल में स्प्लिट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स टू स्प्लिट टेबल: क्लिक इन द रो from where you want to split the table, click on layout tab, click on split table। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं सेल को मर्ज करने के, सेल को स्प्लिट करने के या टेबल को स्प्लिट करने के। आगे हम लोग देखते हैं। अगला टेबल में ऑप्शन है, जैसा कि हमें पता है कि डिज़ाइन और लेआउट टैब को एक्टिव करने के लिए एक टेबल का इंसर्ट होना ज़रूरी है।
अगला हमारा ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट में का इस्तेमाल किया जाता है रोज को या कॉलम्स को रीसाइज करने के लिए, यानी रोज और कॉलम के रीसाइज पर अलग अलग कंडीशंस लगाने के लिए ऑटो फिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम ऑटो फिट के ड्रॉप बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। आइए हम लोग एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब हमारे सेल में हम सेल के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो सेल का कंटेंट होता है। तो ऑटो फिट कंटेंट का मतलब कि जितना बड़ा कंटेंट है सेल का साइज खुद ब खुद कंटेंट के अनुसार बड़ा या छोटा होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स पर। ऑटो फिट कंटेंट्स पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कि अभी सभी सेल्स आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे। अब हम जैसे जैसे हम इसमें लिखना शुरू करेंगे वैसे वैसे इसका जो साइज़ है वो बड़ा होते जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे हम लिखना शुरू कर रहे हैं वैसे वैसे ये बड़ा होते जा रहा है, और जैसे जैसे हम इसमें से कैरेक्टर्स को डिलीट कर रहे हैं वैसे वैसे ये छोटा भी होते जा रहा है। तो ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब कि सेल जो है वो अपने कंटेंट्स के अनुसार अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स। दैट मीन्स कि द सेल विल बी रिसाइज इटसेल्फ बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट। जो सेल है वो खुद को रिसाइज करेगा अपने कंटेंट के आधार पर। अगला ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑटो फिट कंटेंट्स में अगर कुछ भी लिखा हुआ ना हो, ऑटो फिट कंटेंट्स मोड में अगर सेल्स में कुछ भी लिखा हुआ ना हो तो जो सेल्स है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। लेकिन ऑटो फिट विंडो में जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी ये कॉलम्स के विड्थ हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर, और जितना बड़ा हमारा ये पेज का ये जो मार्जिन है उस मार्जिन में ये टेबल खुद को एडजस्ट कर लेगा। जैसे देखते हैं ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करते ही ये देखिए जितना बड़ा हमारा पेज का मार्जिन है तो उसी अनुसार कॉलम्स को इक्वली विड्थ में डिस्ट्रीब्यूट करके ये जो सेल्स हैं वो खुद को उसने अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से कि अगर सेल के मार्जिन से बड़ा कंटेंट होता है तो जो सेल है वो उसके अनुसार खुद को बढ़ाना शुरू करेगा। लेकिन अगर हम मार्जिन को कम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मार्जिन को कम करने पर सेल का विड्थ छोटा होगा, लेकिन एक लिमिट तक होगा। ये देखिए ये एक लिमिट तक जा रहा है। लेकिन ऑटो फिट कंटेंट में क्या हो रहा था कि ये जो विड्थ है ये बिल्कुल छोटा होते जा रहा था जहाँ तक हमारा कंटेंट जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कंटेंट जो सेल है वो अपने विड्थ को एडजस्ट तो कर रहा है कंटेंट के मुताबिक, डिलीट करने पर छोटा भी कर रहा है अपने विड्थ को, लेकिन एक लिमिट तक ही अपने विड्थ को ये कम कर रहा है। उस लिमिट पर आने के बाद इसने विड्थ को कम करना बंद कर दिया। तो ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो इन दोनों ही केसेस में सेल जो है वो अपने कॉलम के विड्थ को रिसाइज करता है बेस्ड ऑन द कंटेंट। लेकिन ऑटो फिट कंटेंट में जो सेल्स हैं वो बिल्कुल मिनिमम विड्थ पर आ सकते हैं, लेकिन ऑटो फिट विंडो में जो सेल हैं वो अपने मिनिमम विड्थ पर नहीं आएंगे, बल्कि उनकी अपनी एक लिमिट होती है। ऑटो फिट विंडो में पूरे टेबल पेज के मार्जिन के अनुसार अपने को एडजस्ट कर लेते हैं और सभी कॉलम की विड्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उस विड्थ से छोटा कंटेंट के बेस पर वो अपने विड्थ को नहीं कर पाएगा ऑटो फिट विंडो में। और तीसरा हमारा ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो सेल है वो कंटेंट्स के अनुसार खुद को रिसाइज कर ले रहा है। अगर कंटेंट बड़ा हो रहा है तो सेल का जो साइज है वो भी बड़ा हो जा रहा है। लेकिन फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग अपने कॉलम के विड्थ को जो फिक्स कर देंगे उसके बाद सेल का कंटेंट चाहे बड़ा हो या सेल का कंटेंट छोटा हो, कॉलम जो है वो खुद को रिसाइज नहीं करेगा। जैसे ऑटो फिट पे क्लिक करने के बाद हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देते हैं। अब फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पर टाइप करना शुरू करते हैं। तो टाइप करने में जैसे ही वो सेल के बॉर्डर पे पहुंचेगा वो खुद को यहाँ से टेक्स्ट को रैप कर लेगा, यानी कि ये अपने विड्थ को अब ना तो बड़ा करेगा और ना ही छोटा करेगा, बल्कि इसने अपने विड्थ को फिक्स कर लिया। जैसा नाम में लिखा हुआ था फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि सेल का जो विड्थ है वो फिक्स हो चुका है, और जैसे ही कंटेंट
सेल के बॉर्डर पर पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो में सेल का विड्थ अपने कंटेंट के अनुसार खुद को रिसाइज कर लेता था। ऑटो फिट कंटेंट में सेल जो है अपने मिनिमम विड्थ पर आकर रुक जाता था, बिल्कुल ज़ीरो पर आकर। लेकिन ऑटो फिट विंडो में सेल रिसाइज तो करता था, लेकिन कॉलम का जो विड्थ है वो मिनिमम पर आकर नहीं बल्कि अपने लिमिट पर आकर वो रुक जाता था, उसके छोटा वो नहीं हो सकता था। लेकिन फिक्स्ड कॉलम विड्थ में जो सेल का विड्थ है वो बिल्कुल फिक्स होता है, वो फ्रीज हो जाता है। अगर कंटेंट सेल के बॉर्डर तक पहुंचता है और उसके कॉलम विड्थ के से ज़्यादा अगर कंटेंट होता है तो खुद को वो नेक्स्ट लाइन में रिसाइज कर लेता है, खुद को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है उस कंटेंट को। तो ये ऑप्शंस हैं ऑटो फिट के, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये सेम ऑप्शन वही है जब हमने शुरू में टेबल को इंसर्ट यहाँ से किया था, इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाकर, तो देखिए यहाँ पर भी तीनों चीज़ आ रहे थे, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो। यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। पहला है ऑटो फिट कंटेंट्स। It is used to make the cell width minimum and based on the contents it will resize the width of the column of the cell। ऑटो फिट कंटेंट ये सेल की विड्थ को बिल्कुल मिनिमम कर देता है और बेस्ड ऑन द कंटेंट इट विल रिसाइज द विड्थ ऑफ द कॉलम्स ऑफ द सेल। ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट विंडो का मतलब द टेबल विल एडजस्ट टू द कंप्लीट पेज मार्जिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड the width of the columns of the columns and based on the contents it will resize the width of the columns of the cell। and third है fixed column width। fixed column width means it is used to freeze the width of the column and if the contents will go beyond the border of the cell it will automatically wrap the contents। और जैसे ही कंटेंट सेल के बॉर्डर पर पहुंचता है तो वो रैप कर लेता है और नेक्स्ट लाइन में कंटेंट को शिफ्ट कर देता है। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो स्टेप्स टू यूज द auto fit options: click in any cell of the table, click on layout option or layout tab, click on auto fit drop button and select your required option। जो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा ऑटो फिट ऑप्शन टेबल के अंदर में। अगला हमारा ऑप्शन है रो हाइट एंड कॉलम विड्थ।
इसका इस्तेमाल किया जाता है रो के हाइट को बढ़ाने या घटाने के लिए, और विड्थ का इस्तेमाल किया जाता है मैनुअली रो के कॉलम के विड्थ को बढ़ाने या घटाने के लिए। हम चाहें तो एक बार में किसी सिंगल रो के हाइट को बढ़ा या घटा सकते हैं, या मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करके मल्टीपल रोज के हाइट को बढ़ा या घटा सकते हैं। इन द सेम वे हम चाहें तो किसी सिंगल कॉलम के विड्थ को बढ़ा सकते हैं, या मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करके उसके विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने फर्स्ट रो के एक सेल में क्लिक किया है, अब हम हाइट को बढ़ाना शुरू करते हैं तो देखिए कि पहले रो का हाइट वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बाकी रोज की हाइट बिल्कुल ज्यों के त्यों रहेंगे। अगर हम लोग किसी दो रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और तब हम इस हाइट को बढ़ाना शुरू करते हैं तो देखिए कि इन दो रोज के जो हाइट हैं वो बढ़ रहे हैं, बाकी दो रोज के हाइट बिल्कुल कांस्टेंट हैं, ज्यों के त्यों हैं। सेम ऐसे ही कॉलम के केस में आते हैं, हम किसी एक कॉलम पे क्लिक कर लेते हैं और कॉलम के हाइट को बढ़ाना शुरू करते हैं तो देखिए बस उसी कॉलम का हाइट बढ़ रहा है, बाकी उसी कॉलम का विड्थ बढ़ रहा है, बाकी कॉलम के विड्थ बिल्कुल कांस्टेंट हैं। सेम अगर हम किसी दो कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सिर्फ दो ही कॉलम के विड्थ एडजस्ट हो रहे हैं, रिसाइज हो रहे हैं, बाकी जो कॉलम्स हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट हैं, उनके साइज में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो हाइट और विड्थ का ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है रो के हाइट को बढ़ाने या घटाने के लिए, और विड्थ का ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कॉलम के विड्थ को बढ़ाने या घटाने के लिए। हाइट का संबंध रो से है और विड्थ का संबंध कॉलम से है। तो लिखते हैं हम लोग हाइट, इट इज यूज्ड टू resize the rows, and width, it is used to resize the columns। ये कॉलम्स को रिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेप्स टू रिसाइज हाइट ऑफ द रोज, सेलेक्ट सिंगल और multiple rows of the table, click on layout tab, click on the arrow buttons in the height box। ये एरो बटन है यहाँ पर, जब हम यहाँ पर आते हैं देखिए यहाँ पर हाइट का एरो बटन है और ये विड्थ का एरो बटन है। तो एरो बटन पे अगर हम अप एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो हाइट बढ़ेगी, और डाउन एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो हाइट घटेगी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग रोज के हाइट को बढ़ाने या घटाने के लिए कर सकते हैं। सेम ऐसे ही स्टेप्स टू रीसाइज द कॉलम्स, फर्स्ट सेलेक्ट सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स, click on layout tab and click on arrow buttons in the width box। हम विड्थ बॉक्स के एरो बटन पे क्लिक करेंगे, जब अप एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो विड्थ बढ़ेगा और डाउन एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो विड्थ घटेगा। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है रो के हाइट को बढ़ाने या घटाने के लिए। अगला इसमें हमारा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। ये देखिए अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। सपोज रो के हाइट को बढ़ाने या घटाने का, या विड्थ को बढ़ाने या घटाने का एक और तरीका होता है। एक तो हम लोगों ने यहाँ ऑप्शन से देखा, दूसरा तरीका ये है कि सपोज हमें इस पहले रो के हाइट को बढ़ाना है तो हम इसके जब बॉर्डर पर आएंगे तो देखिए कर्सर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से कर्सर ये चेंज हो चुका है, और यहाँ पर माउस के लेफ्ट क्लिक को हम लोग प्रेस किए रहेंगे और उसे हम ड्रैग करेंगे, नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो देखिए हाइट बढ़ रही है, और ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे तो हाइट घट रही है। सेम ऐसे ही अगर हम इसे सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इसे बढ़ाएंगे तो देखिए ये नीचे की ओर ड्रैग करने पर हाइट बढ़ रही है और ऊपर की ओर ड्रैग करने पर हाइट घट रही है। यही प्रोसेस कॉलम के लिए होता है। जैसे हम कॉलम के बॉर्डर पर लाएंगे, ये देखिए कर्सर हमारा चेंज हो चुका है और माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक किए रहेंगे। जब लेफ्ट की ओर क्लिक करेंगे तो कॉलम की विड्थ घटेगी, राइट की ओर ड्रैग करेंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ेगी।
तो इस तरह से हम लोग मैनुअली भी बिना ऑप्शन का इस्तेमाल किए हुए रो के हाइट और कॉलम के विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब हम इस कॉलम को विड्थ को घटाते या बढ़ाते हैं तो पूरे कॉलम का विड्थ घट या बढ़ रहा है, किसी पर्टिकुलर सेल का नहीं बल्कि पूरे कॉलम का विड्थ यहाँ से बढ़ या घट रहा है। सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कॉलम का विड्थ तो बढ़े लेकिन बस सिर्फ ये जो कॉलम, ये जो सेल दिख रही है, बस इसका विड्थ बढ़े और घटे, बाकियों का विड्थ बिल्कुल ज्यों का त्यों रहे। तो अभी तो यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब हम इसे ड्रैग कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे कॉलम का विड्थ बढ़ या घट रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल के विड्थ को बढ़ाना या घटाना हो तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने इसे ऐसे सेलेक्ट कर लिया, इन दो सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जब इसके विड्थ को हम लोग बढ़ाते हैं तो देखिए सिर्फ इसी सेल का ही विड्थ बढ़ेगा या घटेगा, बाकी का विड्थ बढ़ या घटेगा नहीं। फिर से देख लेते हैं। अभी अगर हम लोग बिना सिलेक्शन किए हुए हम इस कर्सर को यहाँ बॉर्डर पर लाते हैं और माउस का लेफ्ट की प्रेस किए हुए जब हम अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो ये पूरे कॉलम का विड्थ बढ़ या घट रहा है। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं हम इस पर्टिकुलर सेल के ही विड्थ को बढ़ाएं और घटाएं, बाकी के कॉलम के जो सेल्स हैं उनके विड्थ बढ़े घटे नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसे सिलेक्ट कर लेना होगा इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद जब इसे मूव करेंगे तो आप देखिए कि पर्टिकुलर सिर्फ उसी सेल का विड्थ एडजस्ट हो रहा है और बाकी जो सेल्स हैं वो ज्यों के त्यों वैसे ही हैं। यही केस रो के साथ भी होता है। हम जब यहाँ पर जब कर्सर को यहाँ प्लेस करने के बाद जब कर्सर ऐसे चेंज होता है तो माउस का लेफ्ट की प्रेस किए हुए जब इसे हम ड्रैग करते हैं ऊपर नीचे की ओर तो पूरे रो का हाइट बढ़ या घट रहा है। जब हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सेल का ही हाइट बढ़े या घटे तो सेम ऐसे उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जब इसे ड्रैग करेंगे, सॉरी दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर रोज, मिस्टेक। ये ऑप्शन सिर्फ कॉलम के साथ है, ये ऑप्शन रोज के साथ नहीं है। रोज में पर्टिकुलर कंप्लीट रो की ही हाइट बढ़ेगी या घटेगी। हम किसी पर्टिकुलर सेल के किसी पर्टिकुलर हम रो के हाइट को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ कॉलम के साथ ही पॉसिबल है, रो के साथ पॉसिबल नहीं है। बाय मिस्टेक हो गया वो। तो ये था हमारा हाइट और विड्थ। अगला हमारा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का मतलब ये होता है कि कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम्स की जो हाइट और विड्थ है ये बिल्कुल बराबर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस रो के हाइट को ऐसे बढ़ा लेते हैं, ये हमने अलग अलग हमने रोज के हाइट को बढ़ा लिया। तो अभी यहाँ पर देखिए कि तीनों रोज की जो हाइट है वो अलग अलग है। रिक्वायरमेंट हमारी ये हो कि तीनों रोज की हाइट बिल्कुल सेम रहे, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर देना है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करते ही तीनों रोज की जो हाइट है वो बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं। सेम ऐसे ही कॉलम के साथ भी होता है। सपोज हम लोग कॉलम के जो विड्थ है इसे हम अनइवन कर देते हैं, किसी कॉलम का विड्थ काफ़ी बड़ा है, किसी कॉलम का विड्थ काफ़ी छोटा, इस तरीके से हम कर देते हैं। और हमें अब अपने टेबल के सारे कॉलम के विड्थ को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सिंपली क्लिक कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर। तो देखिए कि सारे कॉलम जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज का इस्तेमाल किया जाता है टेबल के सभी रोज को इक्वल हाइट पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है टेबल के सभी कॉलम्स को इक्वल विड्थ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आइए इसे लिख लेते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रोज, इट इज यूज्ड टू एडजस्ट the rows of the table of the same height। ये सेम हाइट पर एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, इट इज यूज्ड टू एडजस्ट द कॉलम्स ऑफ द टेबल ऑफ द सेम विड्थ। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज का इस्तेमाल किया जाता है टेबल के रोज को सेम हाइट पे डिस्ट्रीब्यूट एडजस्ट करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है टेबल के कॉलम को सेम विड्थ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। स्टेप्स टू डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड
columns. Click in the table, click on layout tab and click on distribute rows or distribute columns as per the requirement. जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा डिस्ट्रीब्यूट रोज पर या डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर इसे क्लिक करते जाएंगे और हमारा वो काम हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। यहाँ अलाइनमेंट में आप देखें, जैसे हमारा ये सेल है, इस सेल के टोटल 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होते हैं। यानी सेल में हम लोग 9 अलग अलग तरीके का मतलब कि 9 अलग अलग अलाइनमेंट में हम लोग अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। नॉर्मली हमने MS वर्ड में देखा था कि 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक उसी तरीके से टेबल के सेल के भी अलाइनमेंट होते हैं। ये टोटल 9 अलाइनमेंट्स होते हैं। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होते हैं। आइए हम इन 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट को प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलाइनमेंट हमें दिख रहा है। ये टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ये मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, ये मिडिल राइट, और ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और ये बॉटम राइट। अभी हमारा जो कर्सर है वो टॉप लेफ्ट पे क्लिक है। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं तो देखिए टॉप लेफ्ट से लिखना ये शुरू करेगा। देखिए टॉप लेफ्ट से लिखना ये शुरू किया है, तो ये हमारा टॉप लेफ्ट हो गया। अब हम इसे क्लिक कर देते हैं टॉप सेंटर। टॉप सेंटर पे क्लिक करते हैं, देखिए इस टेक्स्ट हमारा टॉप में ही है लेकिन सेंटर पर आ गया। टॉप राइट पे क्लिक करते ही ये टेक्स्ट देखिए टॉप राइट में शिफ्ट हो गया। वैसे ही मिडिल लेफ्ट तो मिडिल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। मिडिल सेंटर ये बिल्कुल सेंटर पर आ गया। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हर तरीके से सेंटर पर आ गया। मिडिल राइट ये मिडिल ही सेक्शन में राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट कर गया। वैसे ही बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो टेक्स्ट है एक सेल में टोटल 9 टाइप ऑफ अलाइनमेंट होते हैं। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट एंड बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। फिर से देख लेते हैं। टॉप लेफ्ट पे क्लिक करते ही टेक्स्ट वहाँ टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और ये बॉटम राइट। तो ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स होते हैं किसी भी टेबल के सेल के। इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। सेल अलाइनमेंट, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सेल अलाइनमेंट exist in a table। नाम है इसके इनके टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट ACNTRE, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट हैं। और इसको एडजस्ट करने के स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स टू एडजस्ट सेल अलाइनमेंट, click in the cell of the table, click on layout tab and click on the alignments as required। इस तरीके से हमें अपने सेल में जो भी अलाइनमेंट चाहिए उन अलाइनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने सेल के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा अलाइनमेंट। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और फिर इंसर्ट टैब के आगे के ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।